नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज लेक्चर शुरू करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ कि बच्चों कल से अनअकैडमी के ऊपर मैं कुछ लाइव लेक्चर्स लेने वाला हूँ। ये लाइव लेक्चर्स होंगे और ये स्पेशल लेक्चर्स में मैं लेने वाला हूँ। स्पेशल का मतलब होता है बेटा, जितनी भी क्लासेस मैं कल से लूँगा अनअकैडमी के ऊपर वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अनअकैडमी के ऊपर मिलने वाली है। ठीक है, और ये जो क्लासेस हैं, इस क्लास के अंदर मैं आपको ईएमटी के कॉन्सेप्ट सॉल्व करने वाला हूँ। हम लोग जो ईएमटी पढ़ रहे हैं, तो बहुत से बच्चों की ये क्वेरीज थी मेरे पास कि सर आपकी जो लेक्चर्स हम लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं ईएमटी के, उन लेक्चर्स में बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं तो हम लाइव नहीं अटेंड कर पाते, तो हम क्या करें। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये क्लासेस कल से होने वाली है। तो सारे बच्चे अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मुझसे लाइव कनेक्ट हो सकते हो कल से, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो कल से हम लोग अनअकैडमी के ऊपर लाइव रहेंगे फ्रॉम टुमारो। और जो लेक्चर्स का टाइमिंग रहेगा, लाइव लेक्चर्स का, वो रहेगा 9 to 10 PM। तो आप सब लोग जो भी मुझसे ईएमटी पढ़ रहे हैं बच्चों, वो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाके आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और उस अनअकैडमी ऐप के ऊपर जो है 9 to 10 आप लोग आइएगा। ठीक है, लाइव आप लोग आइएगा। ठीक है, और साथ के साथ ही क्या बोलते हैं, CSIR नेट कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अनअकैडमी डाउनलोड करके आप लोग CSIR नेट कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर उसके अंदर आप मेरा नाम सर्च करिएगा, अक्षय जैन, और मुझे फॉलो कर लेना। और मुझे फॉलो करने के बाद में आप क्या करेंगे कि डेली 9 to 10 आपको मेरी प्रोफाइल पर लाइव लेक्चर्स मिलेंगे ईएमटी के, जो आपको कल से देखने हैं। उन लेक्चर्स के अंदर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ईएमटी के बारे में। सो स्टे कनेक्ट विद मी ऑन अनअकैडमी। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक इन दिस लेक्चर। तो बच्चों, होपफुली तुम लोग सवाल कर रहे होंगे क्योंकि अब क्वेश्चंस का पीक पॉइंट चल रहा है, तो क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़रूरी है करने। एनीवे, तो कल का कुछ मैं बता दूं आप लोगों को। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और बेसिकली कल हम लोगों को क्या बोलते हैं, 5वें नंबर के सवाल पे मैंने आपको अटकाया था। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 5वें नंबर के सवाल जो था वो मैंने आपको कल करने को दिया था। ठीक है, मैं बताने वाला था बट कल सडनली मुझे क्लास को ऑफ करना पड़ा, इसलिए मैं कल वाला वो क्वेश्चन बता नहीं पाया। होपफुली तुम लोगों ने उस अधूरे क्वेश्चन को पूरा किया हो, क्योंकि वो कोई नया सवाल नहीं था। वो उसी तरह के प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी जो हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ नया खास था नहीं। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों ने वो नहीं किया हुआ है तो मैं आपको करके वो दिखा दे रहा, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, कंसिडर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन फ्री स्पेस एंड हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है एक्स वाई डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर आई केप और जे केप लिखा हुआ है ना। और वेव का प्रोपगेशन जो है इस तरीके से, कुछ नहीं करना आपको, ज़्यादा सोचना नहीं है। सबसे इजी तरीका है, सबसे बिना कंफ्यूजन का, कि आप जो नॉर्मल तरीका है वो निकाल लीजिए। मतलब पहले आप कर्ल निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए वही सेम काम करेंगे हम लोग कि मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है वही काम मिलेंगे। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल टी, और इससे हमारा बी निकल जाएगा आराम से, माइनस
कर्ल ऑफ ई dt, सिंपल। अब इसमें ना कर्ल ऑफ ई हमको निकालना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल निकालते हैं। ओके, और जब इसको निकालते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, आई कैप जे कैप और के कैप। डेल्टा हम निकालेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आप देखिए क्या है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आएगा, और एक्सपोनेंशियल टर्म तो खैर आएगी आएगी, एक्सपोनेंशियल टर्म में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट हमारे पास में है, वाई कंपोनेंट मतलब जे क्यूब का, और जेड तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप देखो आई क्यूब का जो मल्टीपल है वो एक्स कंपोनेंट है, जे क्यूब का जो मल्टीपल है वो वाई कंपोनेंट है। तो जब निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वही सेम काम करना पड़ेगा हमको जो करते आ रहे हैं। चलिए एक बार करके देखते हैं, ठीक है। सो बराबर आई कैप सॉरी, डेल अपॉन डेल वाई जीरो से मल्टीप्लाई कर जीरो देगा, और यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड और ई वाई। जरा देखना ई वाई के अंदर कहीं पर कोई जेड कंपोनेंट है क्या, मुझे तो लग रहा कोई जेड कंपोनेंट है। तो जेड के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो माइनस जे कैप, ठीक है। डेल अपॉन डेल एक्स जीरो मतलब जीरो, फिर डेल अपॉन डेल जेड और ई एक्स। जरा देखना ई एक्स के अंदर कहीं पर भी जेड है क्या, कहीं पर भी नहीं है जेड, तो जेड के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। फिर प्लस के कैप पे आते हैं, बस ये हमको मिलेगा, ये क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल एक्स और वाई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट का मतलब होता है बेटा कि जो जे केप का कंपोनेंट मतलब रूट 3/2 ई नोड, रूट 3/2 ई नोड एक्सपोनेंशियल, और वो जो पूरा है आयोटा ओमेगा टी माइनस रूट 3/2 अल्फा एक्स माइनस समथिंग, जो भी है मतलब वो एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी, वट एवर इट हैज। फिर उसके बाद में माइनस डेल अपॉन डेल वाई और -1/2 ई नोड एक्सपोनेंशियल समथिंग। अब चलो करते हैं डिफरेंशिएट, बराबर ये क्या, रूट 3/2 ई नोट में तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये तो कॉन्स्टेंट्स है ना। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, और एक्सपोनेंशियल के अंदर जो भी है वो लिख देंगे बाद में एक साथ। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो जो x का मल्टीपल है वो आगे आएगा फॉर श्योर। तो x का मल्टीपल है माइनस आयोटा, ये तो यही तो है, आयोटा बाहर रखा हुआ है, तो माइनस आयोटा रूट 3/2 अल्फा, सो ब्रैकेट माइनस आयोटा रूट 3/2 अल्फा, माइनस माइनस प्लस, और 1/2 ई नॉट एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट क्लोज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल तो वही आएगा, बाकी y का मल्टीपल है -1/2 अल्फा, तो सेम ही है माइनस, बस आयोटा तो है ही सही, 1/2 अल्फा यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा, और कुछ खास नहीं है। बाकी तो चलो अब थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसमें, और थोड़ा इसको ऐड अप कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से एक्सपोनेंशियल दोनों में कॉमन है, आयोटा दोनों में कॉमन है, तो आयोटा को बाहर निकाल लो, माइनस कॉमन है, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, और ई नोड कॉमन है, ई नोड को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अल्फा कॉमन है, अल्फा को बाहर निकाल लो, और एक्सपोनेंशियल टर्म को बाहर निकाल लो। अब अंदर, और के अब तो खेल था ही सही, अब अंदर क्या बचा,
√3/2 मल्टीप्लाई विद द √3/2, तो मैं सीधा 3/2 लिख दूंगा ना। √3/2 मल्टीप्लाई विद द √3/2, इसका मतलब 3/2 प्लस 1/2, नहीं √3 का था ना, ये तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। तो 1/2 और 1/2 कितना हो गया, 1/4। तो ये तो कुल मिला के 1 ही हो गया। देखा जाए तो पूरा 1 हो गया ना, तो इसको तो खैर भूल जाओ। अब b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस तो लेना ही है, खैर माइनस का t के रेस्पेक्ट में समाकलन इंटीग्रेट करना है, तो माइनस माइनस तो खैर प्लस हो जाएगा, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। माइनस माइनस तो खैर प्लस हो जाएगा, बट एक्सपोनेंशियल का जो समाकलन है, इंटीग्रेशन है, वो एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो आयोटा ई नोड अल्फा, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, के कैप। अब रुको, आपने टी के रेस्पेक्ट में किया है, जो टी का जो मल्टीपल है वो कहीं ना कहीं नीचे आना चाहिए। टी का जो मल्टीपल है वो कहीं ना कहीं नीचे आना चाहिए। तो टी का मल्टीपल क्या है जरा देखना, तो ये ओमेगा है और आयोटा है, सो आयोटा ओमेगा नीचे आ जाएगा। सो अपॉन ये कटेगा, और एक्सपोनेंशियल तो ही से, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो मेरे पास आएगा वो आएगा, मैं फाइनल लिख रहा हूँ एल्फा ई नॉट बाई ओमेगा, ये तो है ही सही। एक्सपोनेंशियल, अब मैं पूरा ब्रैकेट वापस लिख रहा हूँ, आयोटा ओमेगा टी माइनस √3/2 अल्फा एक्स माइनस ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको ना एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझनी है कि बी हमने निकाल लिया। सवाल क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है एंड ऑल्सो फाइंड के वेक्टर। तो बी तो निकल गया हमारा, बी में तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब अगर के वेक्टर आपको निकालना है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, जरा मैं आपको उस फॉर्मूले पे गौर फरमाऊंगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक और एक्सचेंज, फिर आपने वी बराबर ओमेगा अपॉन के लिखा था। सो ओमेगा अपॉन के की वजह से याद आ रहा हो तो क्या कुछ लिखा था आप लोगों ने, ओमेगा अपॉन के, सो दिस विल बी के अपॉन ओमेगा कोस ई, इस तरह का एक फॉर्मूला लिखा था। मतलब कि अगर ये आई कैप में है तो ये जे कैप में और ये के कैप में जाएगा, मतलब कि ई के बाद में बी आता है, ई के बाद में क्या आता है, बी आता है। इस तरह का कुछ फंडा हम लोगों ने यहाँ पे निकलवा के कोशिश की थी। हाँ, मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर आपको निकालना हो तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप लोग निकाल सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसमें के कैप में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें के कैप में आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा सा देना चाहूंगा। तो एक काम करें, मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाल लें तो चलो निकाल के देखते हैं ना। Okay, so in the magnitude form, we can say that B is equal to Ke by omega. So the K is simply equal to omega B by, और एक और चीज है देखा जाए तो,
ये तो चलो ठीक है, प्रोपोगेशन आप इससे निकाल सकते हो। अगर मैं इससे निकालूंगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो बी में ओमेगा का मल्टीप्लाई करो, अल्फा ई नॉट एक्सपोनेंशियल समथिंग पूरा कुछ बन जाएगा, अल्फा ई नॉट एक्सपोनेंशियल, बस इतना बनेगा। और ई के अंदर क्या है, ई नोड है, रूट समथिंग है और एक्सपोनेंशियल भी है। तो एक्सपोनेंशियल से तो एक्सपोनेंशियल कट जाएगा, ठीक है। ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, खैर वो तो पहले कट गया। अल्फा ई नोड से ई नोड कट जाएगा, जो बचेगा वो बचेगा अल्फा अपॉन रूट ऑफ 3/2। मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना है ना आपको, तो स्क्वायर सम करना पड़ेगा। तो 3/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 3/4, we can say that 3/4 plus 1/4, sorry, so 3/4 plus 1/4, so it will be 1। तो इसका तो मैग्नीट्यूड पूरा 1 ही आ जाएगा कहने को तो ये तो केवल अल्फा बचेगा ना, अगर देखा जाए तो केवल अल्फा बचेगा, है ना। मेरे कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड तो है ये, के को हटा दो तो पूरा मैग्नीट्यूड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसमें इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम करना पड़ेगा, वो 1 आएगा। और जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो कुल मिला के मेरा जो के है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में केवल अल्फा बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अब डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं हम इसको अल्फा निकालने के लिए। ये जो होता है ना, ये फेज फैक्टर कहलाता है। देखा जाती है क्या, फेज फैक्टर कैटेगरी में भी आता है। तो अगर मैं बोलूँ तो के डॉट आर की वैल्यू कितनी है, माइनस में, माइनस तो क्या बाहर निकाल लो। सो के डॉट आर का जो वैल्यू आपका है वो है √3/2 अल्फा एक्स प्लस 1/2 अल्फा वाई। तो अगर देखा जाए तो के वेक्टर कितना हो जाएगा, क्योंकि आर तो आयोटा एक्स प्लस आई के एक्स प्लस जे के वाई होता है, तो ये हो जाएगा √3/2 अल्फा आई कैप प्लस 1/2 अल्फा जे कैप। बस ये वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वही स्क्वायर सम करना पड़ेगा कंपोनेंट्स का, वो यही आएगा अल्फा, चिंता मत करना, ठीक है। अब सवाल नंबर 6 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारा हो चुका है। होपफुली अब सवाल नंबर 6 में कोई दिक्कत तुमको ना आए, वैसे तो 5 में भी नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है, पर पता नहीं कितने लोगों ने किया होगा कितनों ने नहीं किया होगा। लिखो द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, मैग्नेटिक फील्ड associated with the electric field E vector is equal to E node sine kz minus omega t I cap is given by, is given by, ये सवाल है। अरे कुछ नहीं है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड फिर से उस ही तरीके का सवाल है। ये सब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं तो कराऊंगा इसे ही, खैर आप चिंता मत करो, सारी प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा। पर मेरा ये सजेशन है कि ये प्रॉब्लम मैं जब कराऊं उससे पहले वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग भी ट्राई किया करो, बिकॉज ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं है, सबका तरीका सेम है, ठीक है। वही कर्ल निकालेंगे, अब तो खैर सब आपको आ गया होगा, कर्ल निकालेंगे इसका वही आई कैप जे कैप, ओके, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल आई कैप कॉम्पोनेंट है, मतलब इसमें एक्स कॉम्पोनेंट है, वाई और जेड कॉम्पोनेंट तो कहीं से कहीं तक नहीं है। फिर वही निकालेंगे तो केवल जे के वाला ही बचेगा,
दिस ओके, तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस ई नोड के आगे आ जाएगा बिकॉज साइन का वो कलर कोस में होता है, बट z आगे आ जाएगा बिकॉज z का मल्टीपल k है, तो कोस ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई नोड एक्स कोस, ठीक है। बी निकालने के लिए वही सेम काम करना पड़ेगा, फिर वापस से वही माइनस, अब तो खैर आपको समझ में आ गया होगा, यही तो करना होता है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है तो कर दो बस। कोस का माइनस साइन, सॉरी कोस का तो खैर प्लस साइन ही होता है, बट ओमेगा नेगेटिव में है ना, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा कुल मिला के। समझ की बात, दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, बस प्रैक्टिस की नीड होनी चाहिए आपको, और कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। सवाल नंबर 7 लिखो। क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस an electromagnetic wave in free space has an electric field, has an electric field E vector of yt is equal to minus 3.0 multiplied by 10 to the power 5 volt per meter k cap sin ky minus 4 multiplied by 10 to the power 12 रेडियन पर सेकंड। अब आपको लग गया होगा ये फ्रिक्वेंसी है, लगना भी चाहिए, देखो फ्रिक्वेंसी है वो। सवाल है नंबर 1, कैलकुलेट द वेवलेंथ लेमडा। अब बताओ फ्रिक्वेंसी पता है क्या, वेवलेंथ निकाल सकता है, निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ लेमडा। दूसरा है कैलकुलेट मैग्नेटिक इंडक्शन बी। मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा है, इतना उलझना मत आप लोग। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेट मैग्नेटिक इंडक्शन बी। Also find wave vector k vector. Also find wave vector मतलब k vector। बस कितना सिंपल सवाल है, इतना ये सवाल देखा है कभी? पर खैर सवाल इजी तब लगेगा जब आपको ये आएगा। हालांकि ये नए तरीके का सवाल है, पर इतना कोई बड़ा सवाल भी नहीं है कि आप लोग ना कर पाओ। देखो लेमडा आपको निकालना है सबसे पहले, उसके लिए फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी से ही लेमडा निकलता है। तो आपको अब तो पता लग गया होगा फ्रिक्वेंसी कैसे निकालनी है। एक नॉर्मल आइडियल फॉर्म जरा लेके देखो आप,
नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्म होता है वो होता है सबसे पहले एम्पलीट्यूड, फिर साइन, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दो, या के वाई प्रोपगेशन वेक्टर माइनस ओमेगा टी लिख दो, है ना। बच्चों उसने रेडियन पर सेकंड में दे रखा है, मतलब कि यूनिट टाइम में दे रखा है। तो अब आप कंपेयर करके समझ सकते हो कि ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई विद 10⁻12 रेडियन, है ना, रेडियन पर सेकंड। है डायमेंशन एक्चुअली इसलिए होती है बिकॉज ओमेगा बराबर होता है 2π/t। तो वो 2π तो रेडियन हो गया जो कि एंगल में होता है, और t सेकंड में होता है। समझ में आ रही बात। अब बच्चों अगर ऐसा होता है तो क्या एक बात मैं आपसे जान सकता हूँ कि ये 2πf भी होता होगा। ये क्या होता होगा बेटा, 2πf भी तो बोल सकते हैं इसको हम, है ना। इसको हम 2πf बोल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखो अब ना लैम्डा निकालने के दो तरीके होते हैं, है ना। लैम्डा निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप फ्रिक्वेंसी से लैम्डा निकाल लो। समझ आई बात, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। फ्रिक्वेंसी बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ वेव बटा लैम्डा। दिस इज वन ऑफ द मेथड, है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट में इसलिए बिकॉज ने फ्री स्पेस बोला है, तो फ्री स्पेस में जो वेव वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। या फिर एक तो ये तरीका है, या फिर आप एक काम करो ना, सबसे पहले इसने वेव वेक्टर के की डिमांड करी है, तो सेकंड तरीका यहीं से निकलता है कि आप पहले के निकाल लो, बिकॉज हम जानते हैं v बराबर ओमेगा अपॉन के होता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन वी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, सिंपल 4 मल्टीप्लाई विद 10⁻12, और v वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है 10⁸ सो कुल मिला के 4/3 मल्टीप्लाई विद 10⁴ होगा। वेक्टर फॉर्म में आपको निकालना है तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपका के, क्योंकि प्रोपगेशन उसी में होता है ना बेटा। तो आप खुद देखो ये प्रोपगेशन का डायरेक्शन यहाँ पे y दे रखा है, y का मतलब जे क्या है, तो हम यहाँ पे क्यों चुके इस चीज को, यहाँ पर भी आपका जे के भी आएगा, यहाँ पर भी आपका जे के भी आएगा, चिंता मत करो। अब आपका जो दूसरा तरीका है लैम्डा निकालने का वो यहीं से निकलता है। जो लैम्डा होता है ना बेटा, उसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2π/k, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो 2π/k का फॉर्मूला कितना हो गया 4/3, मतलब 4/3 और 10⁴ सोल्व करोगे सो 3π/2 मल्टीप्लाई विद 10⁴, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है। अब उसने तीसरी चीज बोली है कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी निकाल सकते हैं, वही बी बराबर माइनस कर्ल ऑफ ई डी टी, सेम तरीका। तो हम पहले कर्ल ऑफ ई निकाल लेते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है ना उसने, वो -3.0 10⁵ वोल्ट पर मीटर साइन के वाई माइनस ये दे रखा है। यही ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब इसका कर्ल ले लो ई का, तो पहले इस ई का कर्ल निकाल लो आप लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केप में है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल z कंपोनेंट ही अवेलेबल है। ठीक है,
कर्ल ऑफ ई निकाल लो। तो माइनस 3.0 मल्टीप्लाई विथ 10⁵ ओके ओके ओके, तो ये तो क्या कांस्टेंट था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो y का मल्टीपल k है, k आगे आ जाएगा। और साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, सब कोस ky माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 10⁻12 t आ जाएगा। और ये आ जाएगा आई कैप डायरेक्शन में। बस अब इसको t के रिस्पेक्ट में वापस से इंटीग्रेट करोगे नेगेटिव के साथ, तो अपने आप b निकल जाएगा। ठीक है, सो करते हैं। तो b निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है t का जो मल्टीपल है वो नीचे आ जाएगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई विथ 10⁵ अपॉन 4 मल्टीप्लाई विथ 10⁻12। तो कुल मिला के ये बचेगा 3/4 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻7। और k का तो k, साइन उसका हो जाएगा साइन, तो साइन ky माइनस, और ये हो जाएगा हमारा आई के। दैट्स योर आंसर। समझ में आएगी बात? इतने आसान आसान सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी इस तरह के सवाल में इतना कुछ खास नहीं होता। सवाल नंबर 8 हम लोग करेंगे अब। देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ERT is equal to cos, ये आपको दे रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड BRT, फाइंड द, अब ये तो आप ही कर सकते हो। अब तो खैर वीडियो पोस्ट कर लो और आप करके बताओ, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। फिर आप मैच करना कि ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा। कर लिया? वही सेम काम करना है ना, कर्ल ऑफ ई निकालो, आई कैप जे कैप के कैप, वही डेल डॉट डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। एक्स कॉम्पोनेंट कुछ नहीं है, वाई कॉम्पोनेंट कुछ नहीं है, जेड कॉम्पोनेंट है। दैट्स इट, बस। अब तो खैर आपको आइडिया होगा समझ में कि करना क्या। आई इसमें एक्स और वाई दोनों अवेलेबल है ना, सो कर्ल ऑफ ई बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आई कैप √2 ई नोड साइन, कोस का साइन होता है, और एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वैसे ही इतना लफड़ा नहीं पड़ेगा, प्लस जे कैप √2 ई नोड साइन
रूट 2 ई और बस। अब तो खैर बी निकालना बड़ा आसान है आपके लिए, केवल नेगेटिव के साथ इस कर्ल ऑफ ई का इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में। सो रूट 2 दैट्स इट, खत्म। सिंपल सा सवाल था, सिंपल से इसका सॉल्यूशन हो गया। कितना आसान है बताओ। इस तरह से सवाल आपको करना है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराने का मतलब यही है कि आपके मन में से डर जो है ना सवालों के लिए, वो निकाल देना होता है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही बहुत हद तक आपके एग्जाम में काम आएगी। सवाल नंबर 9 लिखो। इन अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम in a non-conducting medium characterized by an conductivity, वो छोड़ो, नॉन कंडक्टिंग लिखा ना उसका काफी। इन अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम द इलेक्ट्रिक फील्ड E vector is equal to 20 sin, वो सवाल वो ही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया आपको, बस उसने नॉन कंडक्टिंग मीडियम दे दिया और आप घूम जाओगे इसमें। आप बोले सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं। द मैग्नेटिक फील्ड, ये सवाल सेम वही सवाल है, केवल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बस केवल अंतर इतना है कि उसने नॉन कंडक्टिंग दे दिया, और इसमें आप लोग बोलोगे तो अजीब सा सवाल आ गया। ना 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 ना, क्या फर्क पड़ता है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग से? क्या ही फर्क पड़ता है। उसने बोला सिग्मा बराबर 0 है, यही तो बोला उसने कि नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब सिग्मा बराबर क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ चेंज या टाइप का कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही का वही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो फिर आई कैप जे कैप, इसका कोई डेल अपॉन डेल एक्स होगा, एक्स कॉम्पोनेंट ही है, बाकी वाई कॉम्पोनेंट तो कुछ है नहीं इसमें, जेड कॉम्पोनेंट भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में ही है। आई कैप टिश 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 0 माइनस जे कैप डिश टिश टिश टिश। हाँ, तो जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट तो हो सकता है ना, तो हो जाएगा डिफरेंशिएट। उसमें क्या है, माइनस माइनस प्लस 20 के, क्योंकि जो मल्टीपल तो आगे आएगा कोस 10⁸ माइनस के जेड। ठीक है, थोड़ा और एडजस्ट करो इसको। माइनस का 20 बचेगा, cos 10⁸ माइनस के जेड जे कैप। और बी निकालने के लिए वही इंटीग्रेट करना पड़ेगा
तो 20 के इंटीग्रेट करती टी का मल्टीपल नीचे आ जाएगा, उसने एच पूछा है ना। हाँ तो एच निकाल लो, एच निकालना कोई बड़ी बात नहीं, बी बराबर म्यू एच होता है, तो एच बराबर बी अपॉन म्यू हो जाएगा और क्या। ओके सो बी अपॉन म्यू रखो, तो बी का वैल्यू रख दो बी मल्टीप्लाई बाय 7 के अपॉन म्यू साइन 10 टू द पावर 8 टी माइनस के जेड। और हम जानते हैं के का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा अपॉन बी या फिर ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन। ओमेगा मतलब टी का मल्टीपल, ये ओमेगा टी होता है ना, सो 10 टू द पावर 8 रूट म्यू एप्सिलॉन से लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, म्यू से म्यू कट जाएगा वैसे भी, तो ये 20 बचेगा बस। ठीक है, म्यू से म्यू कटेगा, ठीक है, 10 to the power 8 से वो कट जाएगा, तो 20 बच जाएगा। रूट ऑफ एप्सिलॉन बाय म्यू साइन 10 to the power 8 टी माइनस के जेड। बस यही तो उसने पूछा था एच, और तो कुछ थोड़ी पूछा उसने, एच ही पूछा था। अब सवाल नंबर 10 कर लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8, 10 सॉरी। Where is the question number 10? Just hold on. I'm just finding the question number 10. Hmm. A plain electromagnetic wave is represented by the following equation. Represented by the following equations. X is equal to 0, Ey is equal to 0.5 cos 2 pi multiply with 10 to the power 8 और Ez is equal to 0. डिटरमाइन, अच्छा कुछ वैल्यूज भी उसने पूछी, डिटरमाइन number 1 the wavelength and direction of propagation, the wavelength
and direction number 2 magnetic field number 3 intensity of electromagnetic wave intensity of electro चलिए निकालते हैं बारी बारी से इसका काम भी करते हैं ऐसा कुछ खास बड़ा इशू नहीं है सवाल करने में है तो आसानी है सवाल हम्म सबसे पहले आपको वेवलेंथ निकालना है तो वही बात है कंपेयर करो और के निकालो इसका के बराबर होता है ओमेगा अपॉन सी ओमेगा अपॉन सी होता है ना मतलब वी बराबर ओमेगा अपॉन के होता है कहने को तो क्या होता है पहला सवाल करते हैं ना वी बराबर होता है ओमेगा अपॉन के या वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर मान लेते हैं वेलोसिटी को सो के बराबर कितना हो जाएगा ओमेगा अपॉन सी अब ओमेगा मतलब टी का मल्टीपल यहाँ पे यही तो है ये टी का मल्टीपल है तो टी का मल्टीपल कितना हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁸ और सी यहाँ पर कितना है 3 × 10⁸ है ना सो इससे ये कट जाएगा सो ये हो जाएगा 2 पाई/3 ठीक है सो वी कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई/k बस खत्म काम तो 2 पाई/3 2 पाई/k समथिंग okay so we can say that this is simply 3 that's it डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देखो यहाँ से डिसाइड होता है यहाँ से तो आप खुद देखो कि वो x डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है वेव इसका मतलब ये हुआ देखो ओमेगा अपॉन सी ये तो आपका हो गया के का मल्टीप्लाई x है इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो क्या है आई कैप है बस ये तुम्हारे पहले प्रश्न का आंसर है दूसरा बोल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो अब तो आप शायद आपके बाएं हाथ का खेल होगा क्योंकि आप लोगों ने ये बात पहले ही बोल दी कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल लेना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल लेना पड़ता है ना और आई कैप ये एक्चुअल मेथड है शॉर्टकट लोग बहुत लगाते हैं बट शॉर्टकट्स में अक्सर सवाल गलत हो जाते हैं हम लोग गलत सवाल नहीं करेंगे CSIR नेट में गलत सवाल करना मतलब बहुत बड़ी रिस्क होती है एक एक पॉइंट बहुत कीमती है आपका कोस 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁸ t - x/c 0 ठीक है तो इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको सो दिस विल बी k कैप 0.5 अपॉन c ओके बिकॉज x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो x का मल्टीपल तो आएगा ही सही ना और साथ में 0.5 के साथ x का मल्टीपल ये भी तो है ये भी आगे आ जाएगा और कोस का हो जाएगा साइन ओके सो b निकालना है तो वही t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट सो 0.5 मल्टीप्लाई विथ 2 पाई मल्टीप्लाई विथ 10⁸ अपॉन
2 पाई मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 8 टी माइनस एक्स बाई सी एंड के क्या है इजी। थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो 0.5 बाई सी कोस 2 पाई माइनस मल्टीप्लाई विद 10 to the power 8 t minus x by c, that's your answer। हो गया बी। और इसने एक लास्ट सवाल पूछा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी को मैंने आपको पहले भी कहा था कि एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है, एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है वही इंटेंसिटी कहलाता है, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो जाएगा, लिखो नंबर थर्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू दिस। और ये मैंने आपको पहले लिखाया हुआ है फॉर्मूला 1/2 1/2 सीधा ये यूज करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड जो आगे लिखा होता है तो ये एम्पलीट्यूड है हमारे पास में, तो इसके मतलब ये हो जाएगा 1/2। और ये वैक्यूम में मान रहे हैं हम लोग बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज में लिए, इसीलिए वैक्यूम का लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट 0.5 का स्क्वायर ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और ये होती है म्यू नॉट की वैल्यू। बाकी ये तो 0.25 हो ही जाएगा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 3.318 10 to the power minus 4, 3.318 10 to the power minus 4। समझ आएगी बात, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और पता है इससे एक चीज और, अब ये फॉर्मूला भी याद आया मुझे, पर इस फॉर्मूले से ना कल भी हम लोगों ने एक सवाल किया था। आई एम जस्ट फाइंडिंग द यस्टरडेज क्वेश्चन, कौन सा सवाल किया था। सवाल नंबर 4 था वो मेरे हिसाब से, सवाल नंबर 4 था क्या था। आई डोंट नो वेयर इज, चल एनीवे अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 11। ये बड़ा आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखो। मीन पॉइंटिंग वेक्टर mean pointing vector of electromagnetic wave in free space is 1 volt per meter square। Determine its mean energy density। ठीक है, ये तो बड़ा आसान सवाल है। आपको मीन पॉइंटिंग वेक्टर मतलब पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज ऊपर ही दे रखा है,
पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज आपको ऊपर ही दे रखा है उसने, दैट्स द मीन पॉइंटिंग वेक्टर। फॉर्मूला ऊपर दे रखा है, मतलब कि 1/2 रूट ऑफ, ये उसने बोला 1 है, 1 वोल्ट पर मीटर में तो 1 है। एवरेज एनर्जी पूछी हुई है। अब एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको लिखाया हुआ ये होता है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते? अरे क्यों नहीं निकाल सकते, डिवाइड कर दो ना यार। आप इसको इसमें से डिवाइड कर दो, अपने आप निकल जाएगा। डिवीजन करोगे तो 1/2 ई नॉट स्क्वायर बाई 1/√2 ई नॉट स्क्वायर, रूट म्यू एप्सिलॉन। रूट म्यू ऊपर पहुंच जाएगा, हाँ ठीक है, मतलब 1/1/v, मतलब 1/3 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁸। आसान ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिनट, 1 2 10⁻⁷ 10⁻, ठीक है। सो इट्स डन, ओके। तो ये हमारे पास में हो गया, हमारे पास में मीन एनर्जी का फॉर्मूला भी आ चुका है। और बताओ, ठीक है चलो, बाकी के सवाल कल करेंगे मेरे हिसाब से तो। और भी सवाल हैं अभी तो करने को, तो और भी क्वेश्चंस हैं, पर मेरे हिसाब से हम कल करें तो अच्छा है। आज का कोटा यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, आधा घंटा करीब लेंगे, तो एक और लेक्चर ले लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हिसाब से, तो वो वाला काम भी हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।